हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को लेके, जिसमें हम स्पेसिफिकली माइनर के टॉपिक को करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लॉ ऑफ टॉट्स की भी जो हमारी लेक्चर्स प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी दिखाई दे रहा होगा तो आपकी स्क्रीन पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और या आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब तो कर देना यार, ठीक है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, वो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन और माइनर से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक्स भी आगे कवर करने वाले हैं। माइनर की पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसका सेक्शन 10, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, क्या बताता है? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली एक ऐसा एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जिसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। दूसरा, वो पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा, जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन। और चौथा, जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। और पांचवा ये कि वो जो एग्रीमेंट है वो किसी भी लॉ ने वॉइड डिक्लेयर ना करा हो हमारे इंडिया के, ठीक है। सो अभी हम इस वीडियो में बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो है दिस कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के एबल हैं, ठीक है। सो सेक्शन 11 जो है वो हमें बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं। और जब आप इसे पढ़ोगे ना, तो ये सिंपली से बता रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने की मेजोरिटी की एज अटेन कर ली हो, प्लस जो कि साउंड माइंड का हो, और जो लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना करा हो कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, ऐसे लॉ ने उसे ना कहा हो, ऐसे पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरे पर्सन जो कि इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब, इस सेक्शन को पढ़ के इसका मतलब हमारे समझ ये आता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि एक माइनर हो, जो कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई करा हो, ऐसे पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, माइनर का मतलब एक वो पर्सन है जो कि मेजर नहीं है, जिसने मेजॉरिटी की एज को अटेन नहीं करा है। एक्चुअली जब मैंने इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मैंने ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था अपने, तो वहाँ पर मैंने इसे माइनर कम्युनिटीज़ वाला समझ लिया था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन टॉपिक्स को आगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ माइनर क्या है। माइनर होता क्या है? माइनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसने की मेजॉरिटी की एज को अटेन नहीं करा है, जो कि उस मेजॉरिटी की एज के नीचे फॉल करता है, उसे माइनर कहते हैं। और जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है ना, उसका सेक्शन 3 कहता है कि नॉर्मली तो एक पर्सन की एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? 18 साल। 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, जिन्होंने 18 साल की एज को कंप्लीट कर लिया है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, वो लोग मेजर हैं। लेकिन इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि गार्डियन के केसेस में, जिन पर्सन्स के गार्डियन होते हैं, लॉ ने उनके गार्डियंस अपॉइंट करे हुए हैं कोर्ट ने, उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी 21 ईयर्स मानी जाएगी। नॉर्मली 18 साल है, लेकिन गार्डियन के केस में एज ऑफ मेजॉरिटी 21 ईयर्स मानी जाएगी, ठीक है। सो मेजर पर्सन ही है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, माइनर पर्सन नहीं बना सकता है, ठीक है। सो ऐसे पर्सन को माइनर कहते हैं। अब क्या अगर जो माइनर ने एग्रीमेंट बनाया है वो वॉइड है या वॉइडेबल, इस कंडीशन को हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है इस कंडीशन में। इसमें एक केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। डियर, इस केस के जो फैक्ट्स है ना, इन डिटेल आपको मैं ऊपर यहाँ पर ना आई बटन पे लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी केस के ऊपर होने वाली है डिटेल में, तो उसके फैक्ट्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, तो यहाँ पर ये बात है कि मनी लेंडर था जिसने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। और उस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो है, इसलिए जो मनी है आप उससे वापस नहीं मांग सकते हैं। उसने जो आपसे मनी उधार पे ली है वो आप उससे नहीं वापस मांग सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है? मतलब एक नॉर्मली तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वही होगा, मतलब जो वैसे तो कैपेबल है पार्टी,
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन किसी और कारण की वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया, ठीक है। लेकिन वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वो बिगिनिंग से ही वॉइड है, वो कर ही नहीं सकते, मतलब माइनर के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, और अगर आपने करा भी है तो भी कोर्ट उसे नहीं मानेगा, आप उस पर्सन से मनी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था मोहरी बीबी केस में, ठीक है। इसे मोहरी बीबी केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, कि रेटिफिकेशन मतलब क्या, कि क्या माइनर ने जो एग्रीमेंट अपना दिया है उसे रेटिफाई किया जा सकता है, क्या उसे ऑफिशियल बनाया जा सकता है किसी तरीके से, अगर उसने कैसा भी एग्रीमेंट दिया है। तो यहाँ पर भी कोर्ट क्या कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो ही है, उसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड माना जाता है, इसलिए उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे ये माइनर्स को इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? माइनर्स को इसलिए प्रोटेक्शन दी जा रही है बिकॉज लॉ इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि जो माइनर्स हैं वो एक बच्चे की एज में मतलब आते हैं, फॉल करते हैं, और बच्चों को समझ नहीं होती है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, तो इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर माइनर एग्रीमेंट देता है उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसे वॉइड एब इनिशियो ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें एक केस डिस्कस करेंगे, सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर। इस केस में क्या था, एक माइनर ने ना मनी बोरो करी थी, ठीक है, और उसने एक फ्रेश प्रॉमिस करा, जब वो मेजर की एज में आ गया तो उसने फ्रेश प्रॉमिस करा कि जो उसने मनी अपने माइनर की एज में करी थी वो उसे पे कर देगा, प्लस इंटरेस्ट भी उसके ऊपर जितना भी अब तक का बना है वो पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने कहा कि जो भी कंसिडरेशन रिसीव करी है माइनर ने, ठीक है, माइनर पर्सन ने, उसे हम कंसिडरेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो माइनर था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के एबल ही नहीं था, ठीक है। तो जो भी कंसिडरेशन माइनर ने आपसे रिसीव करी थी इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, उसे हम कंसिडरेशन नहीं कह सकते हैं अंडर सेक्शन 2D, ठीक है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने आगे ये भी बात बोली, अगर उस कंसिडरेशन का एक पार्ट का बेनिफिट अगर उस माइनर ने अपनी माइनॉरिटी की एज में रिसीव किया है, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट का बेनिफिट अगर उसने मेजॉरिटी की एज में रिसीव करा है, और उस टाइम पर वो एक ऐसा प्रॉमिस करे मेजॉरिटी की एज में आकर कि वो उसने जो भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की एज में दोनों ही पार्ट्स में जो कंसिडरेशन रिसीव करी है वो उसे पे बैक करेगा, तो उस टाइम उस कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन माना जा सकता है, ठीक है, और उसे एनफोर्सेबल बाय लॉ भी कराया जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया था सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर के केस में, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक, रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट्स डन ऑन माइनर्स बिहाफ। अच्छा जी, तो अभी तो हमने पढ़ा कि माइनर ने आपके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करा है तो वो तो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को किसी भी तरीके से रेटिफाई नहीं करवाया जा सकता है, ऑफिशियल नहीं बनवाया जा सकता है। लेकिन क्या माइनर के बिहाफ पर अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है क्या उसे रेटिफाई कराया जा सकता है? तो यहाँ पर हम एक केस की स्टडी करेंगे, दैट इज इरविन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यही कहा गया कि जो माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा है आपके साथ उसे वॉइड एब इनिशियो ही माना जाएगा, और ना तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट खुद बना सकता है और ना ही वो इतना कैपेबल है कि वो किसी एजेंट को हायर करके उसे ऑथोराइज करे कि तुम मेरे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इसलिए जो यहाँ पर भी मतलब इसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, इस केस में ऐसा कहा गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक, दैट इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर। लॉ ऑफ एस्टॉपल क्या होता है? लॉ ऑफ एस्टॉपल होता है, लॉ ऑफ एस्टॉपल को ना वैसे जो मोहरी बीबी का केस आपको ऊपर लिंक में मैं ऊपर आई बटन पे डाल दूंगी ना, मोहरी बीबी का केस, उसे आप देखिएगा, लॉ ऑफ एस्टॉपल मैं वहां पर भी बात करूंगी, वहां पे भी लॉ ऑफ एस्टॉपल की बात करी गई थी, ठीक है। सो लॉ ऑफ एस्टॉपल बेसिकली होता क्या है कि जिस चीज को हमने कहा है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप अभी मुझे पैसे दे दीजिए मैं आपको पे बैक कर दूंगी, तो लॉ ऑफ एस्टॉपल क्या है कि मैं इस अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकती, मैं आपको पैसे दे दूंगी तो मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे उस चीज को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दैट इज लॉ ऑफ एस्टॉपल, ठीक है जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि माइनर ने अगर आपको ऐसी कोई बात कही है तो आप उसके ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यही हेल्ड किया गया था मोहरी बीबी के केस में, और खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में भी यही हेल्ड किया गया था कि हम माइनर के अगेंस्ट कोई भी लॉ ऑफ एस्टॉपल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट है हमारे पास छोटा सा टॉपिक दैट इज़ कंपनसेशन बाय माइनर। अभी आप ना यहाँ तक की देखिएगा, ठीक है, जो नीचे है वो पहले ही आ गया है मेरे से, सो बाद में देखेंगे हम उसे। अभी आप ये देखिए कि कंपनसेशन बाय माइनर के केस में जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, उसका सेक्शन 33 क्या कहता है कि कोर्ट्स को, अभी तक हमने कहा कि माइनर को पैसे दे दिए, मान लीजिए कि माइनर पे भरोसा करके हमने उसे पैसे दे दिए कि ये हमें 2-4 महीने बाद, 10 महीने बाद, जितने भी टाइम उसने कहा है उसके बाद ये पैसे लौटा देगा। देखिए, हमने तो उसके ऊपर भरोसा किया, हमारी क्या गलती थी? वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर हमने दे दिए तो स्पेशल रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 कहता है कि उस टाइम पर कोर्ट्स की मैक्सिमम जो ट्राई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो दोनों ही पार्टीज को प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पर लेकर आए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले की पोजीशन पर लेकर आए, और भले ही उस केस में चाहे वो माइनर प्लेंटिफ हो और चाहे वो माइनर डिफेंडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए माइनर की लाइबिलिटी क्या है नेसेसरीज के ऊपर, कि अगर एक माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की जाए क्या उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि माइनर के साथ कोई भी हमने अगर एग्रीमेंट करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसे तो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 के अंडर हमने पढ़ा है कि कोर्ट्स जो है वो प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करती है। अदरवाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर ऐसी कोई भी प्रोविजन हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब है कि अगर माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, तो क्या होता है उस कंडीशन में? उसे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए, उसके एजुकेशन का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का खर्चा वगैरह पे किया जाए, रोटी पानी कपड़ा मकान वगैरह सब प्रोवाइड किया जाए। तो इसके अंडर हमारा जो लॉ है वो कहता है कि अगर एक माइनर को बेसिक नेसेसरीज सप्लाई की गई हैं तो उसकी एक क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन जाती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे जब उसका टॉपिक अपलोड होगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। आप प्लीज़ टच में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आगे आने वाले टॉपिक्स में क्या बात हम आगे करेंगे, ठीक है। सो ये कहता है हमारा लॉ कि अगर बेसिक नेसेसरीज उसे प्रोवाइड की जाती हैं तो उसमें क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, भले ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ना भी बनवाया हो तो भी। और हमारा जो सेक्शन 68 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो कहता है कि नेसेसरीज अगर किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को प्रोवाइड की जाए, इनकॉम्पिटेंट पर्सन माइनर भी हो सकता है, कोई ल्यूनेटिक भी हो सकता है जिसका माइंड वगैरह इतना काम नहीं करता है, अनसाउंड माइंड का होता है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन को अगर नेसेसरी सप्लाई की जाए तो लॉ के अकॉर्डिंगली, लॉ के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली जो रीइम्बर्समेंट है वो हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी माइनर को मैंने नेसेसरी सप्लाई की हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली मैं उसकी प्रॉपर्टी के शेयर में से हिस्सा ले सकती हूँ जितनी मैंने नेसेसरी सप्लाई करी हैं उसके हिसाब से, ठीक है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन हो, ठीक है, उस केस में। अच्छा, लेकिन इस सेक्शन के अप्लाई होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने उसे नेसेसरी सप्लाई करी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है वो एक माइनर भी हो सकता है, वो एक ल्यूनेटिक भी हो सकता है, इन दोनों पर्सन्स को ही मैंने सप्लाई करी होनी चाहिए, तभी सेक्शन 68 अप्लाई हो सकता है। ल्यूनेटिक पर्सन वो होता है जिसे लगा लो पागलपन के दौरे पड़ते हैं या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम उस माइनर के खिलाफ कोई वैसे नहीं कह सकते कि अब तुझे मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे बिकॉज मैंने तुझे नेसेसरीज प्रोवाइड करी हैं, ठीक है जी, लेकिन हाँ उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसमें से हम उसके शेयर ले सकते हैं जितनी हमने नेसेसरीज उसे प्रोवाइड करी हैं उसके हिसाब से, ठीक है, चाहे ही वो माइनर पर्सन हो चाहे ही वो कोई ल्यूनेटिक पर्सन हो। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं, ए जो है वो एक नॉर्मल पर्सन है, बी जो है वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है, ठीक है, और ए ने बी को नेसेसरीज सप्लाई करी हैं, कुछ ज़रूरत का सामान सप्लाई करा है, उसका एजुकेशन का खर्चा वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़, या उसे रोटी पानी पूछी है, ठीक है, उस और मतलब इस सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली अब जो ए है वो बी से उसकी प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा ले सकता है, उसके अकॉर्डिंगली रीइम्बर्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्डियन,
कि अगर माइनर के किसी गार्डियन ने उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लॉ के अकॉर्डिंगली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो सकता है, माइनर के ऊपर बाइंडिंग हो सकता है। अदरवाइज तो माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो हमने अभी क्या पढ़ा कि वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर माइनर के गार्डियन ने ही उसके बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो सकता है। माइनर यहाँ पर हमारे पास एक केस है दुर्गा ठाकुरानी वर्सेस स्वेन। तो इस केस में क्या है, यही हेल्ड किया गया कि जो गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो माइनर के ऊपर बाइंडिंग है, माइनर को निभाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम देखेंगे आगे पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप। क्या माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए जी, वैसे तो लॉ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी कोई भी माइनर कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकता, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकता। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, बिकॉज वो एक पार्टनरशिप के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी चले ना, तो पार्टनरशिप का प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि हर जो पार्टनर है वो एक दूसरे का प्रिंसिपल है और दूसरा उसका एजेंट है। इस केस के अकॉर्डिंगली भी चले ना, तो एक जो माइनर है वो ना तो प्रिंसिपल बनने के कैपेबल है, ठीक है, और ना ही वो इतना कैपेबल है कि वो कोई एजेंट को हायर कर सके, उसे ऑथोराइज कर सके, ठीक है। सो इसलिए भी वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता है। लेकिन सेक्शन 30 जो है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो क्या कहता है, एक माइनर जो है वो पार्टनर तो नहीं बन सकता है फर्म में, लेकिन इसकी एक बात आगे पढ़िए, बट के बाद वाली बात पढ़िए, वो पार्टनर्स जो हैं वो कंसेंट दे देते हैं माइनर को एडमिट करने के लिए, सिर्फ फर्म के बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ फर्म के बेनिफिट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट्स के लिए, तब उसे एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 कहता है। और ऐसा माइनर कोई भी थर्ड पार्टी के लिए पर्सनली तो लायबल नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो शेयर है ना फर्म में वो थोड़ा बहुत लायबल हो सकता है, लेकिन वो माइनर पर्सन जो है वो खुद पर्सनली किसी थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज वो तो एक बच्चा है ना जो कि पार्टनरशिप में दूसरों की पार्टनर्स की कंसेंट की वजह से उस फर्म के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, ओनली बेनिफिट्स के लिए उसे एडमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनर का जो शेयर है, वो तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ माइनर का शेयर ही लायबल हो सकता है थर्ड पार्टी को, लेकिन माइनर खुद पर्सनली लायबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक जरूरी पॉइंट है कि जब एक माइनर, जब तक तो कंसेंट थी सभी पार्टनर्स की, तब तक तो वो एक पार्टनर बना रहा जस्ट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। लेकिन जब वो एक मेजर बन गया तो उसके पास ना दो ऑप्शंस आ जाती हैं कि या तो वो एक पार्टनर बन जाए उस फर्म का, ठीक है, और या फिर उसके पास एक ऑप्शन आती है कि वो पार्टनर ना बने और फर्म को लीव कर दे, छोड़ दे फर्म को, ठीक है। उसके पास ये दो ऑप्शंस हैं, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको जो भी डिसीजन अपना लेना है उसे अपनी मेजॉरिटी की एज अटेन करने के 6 मंथ्स के अंडर ही, विद इन 6 मंथ्स में ही उसे अपना डिसीजन लेना है। और अगर उसे नहीं पता है, मान लीजिए पहले वो बच्चा था और मेजॉरिटी की एज में आने के बाद भी उसे नहीं पता लगा कि वो अभी तक एक फर्म का, एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना हुआ था, तो जब भी उसे पता लगे उस नॉलेज के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही उसे अपना ये डिसीजन लेना है कि क्या उस पार्टनरशिप को वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है या फिर उस फर्म को छोड़ देना चाहता है। और हाँ, अगर वो साइलेंट रहता है 6 महीने के बाद भी, तो यही माना जाएगा कि उसने पार्टनरशिप को एक्सेप्ट किया है और वो एक पार्टनर है, उसके बाद वो लायबल हो सकता है, उसके बाद ही हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स अभी कवर हो गए हैं और आपको समझ आ गए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और हाँ यार, वो सब्सक्राइब किया आपने, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वो नीचे जो बेल आइकन बनी होती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन जो बना होता है वहाँ पर जाके, और शेयर भी कर दीजिए। हाँ, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।